आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट डू द वर्ड्स इन इट्स सिग्निफाइज, कि प्रियम्बल क्यों ऐड किया गया भारत के संविधान के अंदर। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। First of all, the introduction. The preamble of the Indian Constitution serves as the introductory statement that outlines the ideals, objectives, and philosophy of the Constitution. It acts as a guiding light for interpreting the Constitution and reflects the aspiration of the people. जो word है preamble, ये ड्राइव हुआ है लैटिन टर्म preambulus से, PRAEAMBULUS, जिसका मतलब होता है गोइंग बिफोर। इससे ये वर्ड ड्राइव हुआ प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग एक स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि हमें अंदर क्या मिलेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी कानून को बनाने का। दैट इज़ नोन एज द प्रियम्बल। प्रियम्बल इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर एज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। हमारे संविधान की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कि हमारे संविधान के अंदर क्या है, उसका सार है प्रियम्बल। इट आउटलाइंस द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हमारा संविधान है, ये हमारी कंट्री को कैसा बनाता है, हम अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान को बनाने का, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल के अंदर। इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जब हम संविधान के प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का अर्थ क्या है। ये हमें हेल्प करता है हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने में, उसकी व्याख्या करने में। इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कि हम किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं आज़ादी के बाद, कि हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद हम कैसा देश बनाएंगे, वो चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल के अंदर। सो प्रियम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है आइडियल, ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करने में हेल्प करता है एंड रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कि हमने किस तरीके का संविधान बनाया है जो हमारे देश को रिफ्लेक्ट करता है। Definition and importance. The preamble is based on the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru in 1946. जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, जिसके बेस पे प्रियम्बल को ऐड किया गया है। तो ये किस चीज़ पे, प्रियम्बल किस चीज़ पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस ईयर में? 1946 में। सो इट प्रोवाइड गाइडेंस टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की व्याख्या करने में हेल्प करता है। यह हमें बताता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या है, उसका अर्थ समझने में हेल्प करता है। ये सार है हमारे संविधान का। दो इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल, हम इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है तो हम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमारा ये चीज़ लीगली आप एनफोर्स करें, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इट इज़ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये संविधान की सिर्फ व्याख्या करने में, किसी चीज़ को समझने में हमारी हेल्प करता है। देखिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए, 1, 2 और 3। अब देखिए, इसमें सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या दिखाता है? ये सोर्स दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के लोगों द्वारा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मतलब कि भारत के लोगों से इसकी अथॉरिटी आती है संविधान की। दूसरा, हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब हम अपने देश को किस प्रकार का राष्ट्र बना रहे हैं? एक सोवरन कंट्री बना रहे हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें देखिए बीच में कोमा नहीं आता, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विदाउट कोमा लिखा हुआ है। तो इसको आपको लाइन में ही लर्न करना है कि सबसे पहले सोवरन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेक्युलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। उसके अलावा सेकेंड पार्ट जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या है? एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स, मतलब कि संविधान का एम क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना। मतलब कि हम अपने लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation,
तो ये सब चीज़ें हम अपने देश के लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर करते हैं अपने सिटीजन्स को। देन एट द एंड बताया गया है कि हम अपने संविधान को 26 डे ऑफ नवंबर 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? लास्ट के पैरा के अंदर लिखी हुई है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। देन हम अपने राष्ट्र को कैसा राष्ट्र बना रहे हैं, देन उसके बाद हमारा एम क्या, सिटीजन को क्या प्रोवाइड करते हैं, और ये कब अडॉप्ट किया गया है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर प्रियम्बल। अब इससे आपको पता चलता है कि देखिए हमारा संविधान जो है वो किस प्रकार का होगा, हमारा देश किस प्रकार का है। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अपने देश के सारे मैटर्स को डिसाइड करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो सोवरेन से पता चलता है, सोशलिस्ट से पता चलता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जो कि इनइक्वालिटीज़ के बिना हो, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। सेक्युलर, हम एक ऐसी राष्ट्र बना रहे हैं जहाँ पर धर्म निरपेक्ष है, मतलब हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है। यहाँ पर कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। डेमोक्रेटिक, हम जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो इलेक्शन के द्वारा चूज़ करते हैं, उसके द्वारा हमारे देश को रन करने के लिए गवर्नमेंट बनती है। रिपब्लिक, हमारे देश के अंदर कोई भी हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा। रिपब्लिक मतलब हमारे देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी इलेक्टेड होगा। देन हम बताते हैं कि हम अपने लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इसको आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं कि हमारे देश के अंदर हम अपने लोगों को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हर इंडिविजुअल के पास एक अधिकार है। इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमारा जो प्रियम्बल है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये मूव किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तारीख को मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946 के अंदर। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब एक्सेप्ट किया? 26 जनवरी 1946 में। देन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 में। और ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन की मतलब हमने ये कहाँ कहाँ से लिया है, इसके अंदर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे दिखती हैं। देखिए प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल हमने आइडिया लिया प्रियम्बल को डालने का फ्रॉम यूएसए। जो प्रियम्बल का आइडिया ही है वो यूएसए से है। हमने इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो किसकी की गई है? ऑस्ट्रेलिया की गई है। ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज को फॉलो किया है। उसके अलावा आइडिया प्रियम्बल का यूएसए से लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वालिटी भी कहाँ से है? यूएसए से। फ्रांस से क्या है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। देन यूएसएसआर से क्या लिया है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल। देन फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल की जो संविधान है वो कहाँ से है? इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से है? भारत के लोगों से। नेचर कैसा हमारी स्टेट का, हमारा देश किस प्रकार का? हमारा देश सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे संविधान का? एम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। देखिए जब हम फर्टर्निटी पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हम एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी एश्योर करते हैं और उसके साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि हमारे देश को एकजुट करके भी चलते हैं। वो बोलते हैं ना अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कॉन्सेप्ट ये है कॉन्सेप्ट। देन देखिए सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब हम अपने देश के एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मैटर्स को खुद डिसाइड करते हैं विदाउट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस। किसी की इंटरफेरेंस के बगैर हम अपने हर डिसीज़न अपने देश से रिलेटेड खुद लेते हैं, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता। सोशलिस्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब कि हमारे देश के अंदर क्या है, हम एंश्योर करते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं उन्हें हम हटाएंगे और उसमें स्टेट का इंटरवेंशन होता है। जैसे कि आप देखते हैं स्टेट क्या प्रोवाइड करती है, गरीब लोगों के योजना चलाते हैं गरीब लोगों के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे राशन कार्ड बनते हैं, पीला कार्ड है और ये गुलाबी कार्ड है, उसके अंतर्गत क्या करती है राशन फ्री में भी देती है और बहुत ही कम अमाउंट पे देती है ताकि कोई भूखा ना रहे। ये एक तरीके से सोशलिस्ट का पार्ट है। उसके अलावा क्या करते हैं मनरेगा जैसी स्कीम है वो सोशलिस्ट का पार्ट है।
उसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कम पैसों में लोगों को निवास योजना बनाती है कि सबको घर अलॉट करती है सरकार। तो क्या है, वो सोशलिज्म का पार्ट है। सरकारी हॉस्पिटल हैं वो किस लिए है, ताकि गरीब से गरीब लोग भी क्या कर सकता है, इलाज अफोर्ड कर सकता है। स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल किस लिए हैं, ताकि हर कोई सेक्शन क्या कर सके, अपने बच्चों को एजुकेट कर सके और आगे बढ़ सके। वो सब कुछ सोशलिस्ट का पार्ट है। तो हमारे देश के अंदर क्या है कि हम सोशलिज्म को अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन ये यूएसएसआर जैसा सोशलिज्म नहीं है। हमारी कंट्री क्या एम करती है कि हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टेट उसमें इंटरवेंशन तो करेगी, लेकिन कंप्लीट नेशनलाइजेशन नहीं होगा कि हर एक सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को एकदम ही कर्व कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। जब सोशलिस्ट है, इससे रिलेटेड एक केस है एक्साइल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके अंदर क्या कहा गया था कि सोशलिज्म डज नॉट मीन कंप्लीट नेशनलाइजेशन बट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। वहीं सेक्युलर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। एक केस था एस.आर. बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें क्या कहा था कोर्ट ने कि सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। हमें पता है कि हमारे पास वोटिंग का अधिकार है। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपके पास अधिकार आता है वोट करने का, 1 पर्सन 1 वोट। तो ये डेमोक्रेटिक स्टेटस है कि आप क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, अपने गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ही कोई बना दिया और फिर लाइफ टाइम वही रहेगा। कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी, तानाशाह सिस्टम नहीं होगा। तो डेमोक्रेटिक का सिस्टम मतलब यही है कि हर व्यक्ति डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। दैट इज़ डेमोक्रेसी। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि लोगों के द्वारा सरकार को चूज़ किया जाता है। देन रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटरी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाएगा, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि 5 साल में इलेक्शंस होते हैं वैसे। और हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब जस्टिस में हम कैसा जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर हर किसी के साथ न्याय करना चाह रहे हैं। सो ये हमारा एम है। सो जस्टिस, रिमूवल ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब इसमें देखिए रिमूवल ऑफ कास्ट। जब हम रिमूवल ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे देश के अंदर जाति सिस्टम है, लेकिन देखिए ये हमारी ही कंट्री के अंदर नहीं है। अगर हम ब्रिटेन को देखें, ब्रिटेन की हिस्ट्री को देखें, तो वहाँ पे भी क्लास डिफरेंस है। ये है हर जगह पे, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम मानते हैं सिर्फ हमारे ही कंट्री के अंदर है, और ये गलत है। हमें इसे रोकना चाहिए। जैसे कि दूसरी कंट्री इनको टैकल कर चुकी है या कर रही है, वैसे ही हमें भी इसे टैकल करना चाहिए। सो रिमूवल ऑफ कास्ट, हमें कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना अपने देश के अंदर से। जाति सिस्टम, जैसे कि छुआछूत था, हमने प्रोहिबिट कर रखा छुआछूत को। ऐसा होता था कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट की जगह पे जाके पानी तक नहीं भर सकते। अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो पहले अपर कास्ट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, लोअर कास्ट को नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे टाइटैनिक मूवी में दिखाया गया है कि अपर क्लास को पहले निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन लोअर क्लास को नहीं किया गया। सो उसी तरीके से रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम है हमारे देश के अंदर। तो हमें भी कास्ट सिस्टम को अपने कंट्री से एकदम हटा देना है, और इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन दी है हमारी कंट्री के अंदर। तो रिजर्वेशन इज़ ओके। जैसे कि कास्ट से हूँ तो मेरे को लगता है आज के टाइम पे कि रिजर्वेशन बिल्कुल गलत दी है, लेकिन अगर हम देखें अगर अपने पुराने टाइम पे तो हम लोगों ने कितना बुरा किया है SC ST OBC के साथ, तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। सो रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसकी वजह से हमने एक लोअर सेक्शन को, एक पिछड़े हुए वर्ग को अपने साथ लेके आने की कोशिश की, ताकि वो भी हमारे साथ डेवलप कर सके, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही है, हमारे ही देश का हिस्सा है। सो रिमूवल ऑफ कास्ट, उसके बेसिस पे भी हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है। रिलीजन के बेस पे भी जस्टिस प्रोवाइड करना है। जेंडर इनइक्वालिटीज़ को भी हटाना है। पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें उस चीज़ को भी प्रमोट करना है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हटाना है, ताकि अमीर अमीर ना बनता चला जाए, गरीब एकदम गरीब ना हो जाए, या फिर गरीब के बच्चे पढ़ाई ना कर सके, हमें उस चीज़ को हटाना है। सो इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़।
अब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमें हर एक व्यक्ति को सेम तरीके का घर देना है, सेम तरीके की गाड़ी देनी है, सेम तरीके के पैसे देने हैं, एज़ पर देयर वर्क हमें उन्हें नहीं पैसे देने, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि जब कोई काम करने की चीज़ निकले, जैसे कि वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएससी की, या फिर आर्मी के अंदर, या फिर किसी और स्टेट के अंदर कोई सर्विस निकले, तो हर एक पर्सन एलिजिबल होना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ना हो, कॉलेज में पढ़ना हो, हर कोई एलिजिबल होना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको इक्वल अमाउंट मिले। ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आपको कम पे हो, आदमी उसी काम को कर रहा है तो ज़्यादा पे करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है इक्वल पॉलिटिकल राइट फॉर ऑल सिटीजन्स, कि भारत के अंदर हर किसी एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलेंगे पॉलिटिकली भी। जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट है, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर एलिजिबल है, रिप्रेजेंट किसी इलेक्शन में खड़े होना चाहता है, तो कुछ क्वालिफिकेशन अगर वो उसको पूरा करता है तो वो एलिजिबल है इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए। तो अगर वो करना चाहता है तो वो उसमें भी अपना नॉमिनेशन भर सकता है। सो दैट इज़ द पॉलिटिकल जस्टिस। तो हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देन आता है लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखिए, जब इसकी बात करते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी, नोर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवोर्स फ्रॉम फर्टर्निटी। मतलब कि कोई स्टेट है, उसमें अगर हम ऐसा नहीं है कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर दें लेकिन लिबर्टी प्रोवाइड ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इक्वालिटी प्रोवाइड करते, लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करते, तो हमें जब अपने थॉट को, अपने ओपिनियंस का, अपने व्यूज़ को अगर एक्सप्रेस करने का ये अधिकार नहीं है, तो उस आज़ादी का क्या फ़ायदा। सो लिबर्टी एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड बिलीफ। मतलब कि आपके पास अपने विचार को प्रस्तुत करने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको अधिकार है। इस तरीके की आज़ादी आपको संविधान देता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के अंदर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इससे भाई कई बार क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि हम क्या करते हैं, समानता प्रोवाइड करते हैं हर किसी को। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 14 to 18 जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हर किसी को समानता का अधिकार है। हम प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हम अनटचेबिलिटी को एबोलिश करते हैं, हम टाइटल्स को एबोलिश करते हैं। वो इसीलिए ताकि कोई इनइक्वालिटी ना रहे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। हम हर तरीके से इनइक्वालिटी को प्रोहिबिट करते हैं। केस है इंदिरा सिवाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इसमें क्या हेल्ड कर दिया, अप हेल्ड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया है। फर्टर्निटी, फर्टर्निटी का मतलब है भाईचारा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मैंने बताया ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हम एश्योर करते हैं। उसके अलावा हम यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को प्रमोट करते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट हार्मनी अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। केशवानंदा भारती केस 1973 ensured in national integrity as part of the basic structure doctrine. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें इस्टेब्लिश करना है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी को, हमें मेंटेन रखना है यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, हमें गारंटी करनी है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कि जो हमने संविधान बनाया है उसके हिसाब से हम इलेक्शंस करवाएंगे, उसके हिसाब से वोटिंग होगी और उसके हिसाब से देश को चलाएंगे। एंश्योर सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देश के अंदर सेक्युलरिज्म भी होगा और सोशलिज्म भी होगा। देन अमेंडमेंट, क्या संविधान को हम अमेंड कर सकते हैं, आगे 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या 368 के अंतर्गत हम अपने प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में प्रियम्बल को एक बार क्या किया गया, अमेंड किया गया, वो भी इमरजेंसी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रियम्बल को अमेंड किया गया। 3 नई चीज़ें ऐड की गई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। पहले ये नहीं थी,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रियम्बल के अंदर 3 नई चीज़ें ऐड की गई, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। लैंडमार्क केसेस। अब लैंडमार्क केसेस में आता है ब्रूबेरी यूनियन केस 1960। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट इसको 368 के अंतर्गत नहीं कर सकती अमेंड। वहीं केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 वाले केस की जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल कर दिया और हेल्ड किया कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है और इसे अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 के अंदर हेल्ड किया गया कि प्रियम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। ये दोबारा से हेल्ड किया गया 1995 के अंदर। देन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में देखिए, द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की आत्मा है हमारा प्रियम्बल। इट एंश्योर्स द ideas of justice, liberty, equality and fraternity. It remains an essential part of India's democracy and serves as a beacon for constitutional governance. हमारे देश को चलाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें आइडिया देता है कि हमारा देश किस प्रकार का है, हम अपने लोगों को क्या दे रहे हैं, अपने संविधान के थ्रू हम कैसी कंट्री को क्रिएट कर रहे हैं, और हमारे देश के संविधान निर्माताओं की क्या थिंकिंग थी जो जब उस संविधान को तैयार किया जा रहा था, वो किस प्रकार से देश को बनाना चाह रहे थे। तो वो सब चीज़ें हमें हमारे प्रियम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, ये हमें गाइड करता है। तो इसीलिए प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रियम्बल में जो शब्द लिखे गए हैं वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो हमारे देश को पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा देश कैसा देश है और हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने देश को हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि हमारे देश में क्या स्ट्रगल रहा है, उसके बाद हमने उस स्ट्रगल से फाइट करके अपने आप को आज़ाद किया। आज़ादी के बाद हम अपने देश को कैसा देश बनाते हैं और उस आज़ादी से पहले के स्ट्रगल से हमने क्या सीखा, जिसकी वजह से हम अपने देश के लोगों को कौन कौन से और अधिकार प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके साथ अन्याय ना हो। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द प्रियम्बल। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।